हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपके सेकंड प्री बोर्ड्स भी खत्म हो चुके होंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होंगे। बोर्ड से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच खेलना। बोर्ड एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपके कम से कम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। हमने इन वीडियोस में लास्ट 15 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनमें 2010 से लेके 2023 तक आए सारे MCQs एंड CBSE के रिलीज सैम्पल पेपर भी शामिल हैं। एंड इसके अलावा CBSE ने जो सितंबर 2024 में सैम्पल पेपर रिलीज किए थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। इसके लिए हमने कम से कम 3 से 4 पॉपुलर बुक्स को रीड किया है और इन्हें कंबाइन करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना केवल चैप्टर वाइज क्लासीफाई करा है बल्कि हर चैप्टर के MCQs को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा है, ताकि आपके एक प्रॉपर फ्लो में सारे MCQs कवर हो जाएं एंड आपको ये आइडिया लग जाए कि बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्वेश्चंस के टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया है और जरूरत पड़ने पर डायग्राम्स की मदद से क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरे वीडियो को कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाए। क्योंकि बोर्ड्स में यूजुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। MCQs में ये भी इंश्योर किया गया है कि आपको सही आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ताकि एक क्वेश्चन की जगह आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं, जो ना केवल आपको MCQs में बल्कि सेक्शन B, C, D और E के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी मदद करेंगे। मुझे ये उम्मीद है अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देख लेंगे तो आप बोर्ड्स में कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चंस तो सही करके आएंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रीड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। इस अप्रोच से आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी और टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोराइज करने में भी मदद मिलेगी। हेलो एवरीवन, इस वीडियो हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्रीवियस ईयर MCQs। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व दी 3 फिगर्स गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स ट्रॉपिक मूवमेंट्स अप्रोप्रिएटली। हमको बेसिकली 3 फिगर दिए हुए हैं और हमको ये बताना है कि इनमें से एक्चुअली सही कौन सा है। आप फिगर देख के ही समझ के होंगे कि ये क्या है। बेसिकली जियोट्रॉपिज्म है। जियोट्रॉपिज्म में बेसिकली होता क्या है, सपोज मान लीजिए ये हमारा गमला है, तो जो शूट होती हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, जबकि जो रूट्स होती हैं वो हमेशा नीचे जा रही होती हैं। रूट्स और ये होगी हमारी शूट्स। अब जो भी ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं, जियो का मतलब ही ग्रेविटी है, तो जो भी चीज़ ग्रेविटी के पास जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जबकि जो शूट कहाँ जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो डायग्राम में देखिए, ये गमला है, यहाँ पे दोनों चीज़ें नीचे जा रही हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें ऊपर जा रही हैं, तो ये भी नहीं है पॉसिबल। यहाँ पे देखिए रूट्स कहाँ जा रही, नीचे, और शूट कहाँ जा रही है, ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा, C। तो C ओनली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। हमको ये बताना है कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स के लिए जो होता है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इनमें से, A, B, C, D में से। तो हमेशा याद रखिए, ट्रॉपिक मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू इट्स ग्रोथ। उसकी ग्रोथ के कारण जो मूवमेंट होता है प्लांट की, उसी को हम ट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो ट्रॉपिज्म क्या होता है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, और ये जनरली किसी स्टिमुलस के कारण होता है, जो कि बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे टच, टेम्परेचर, लाइट, केमिकल, वाटर, बहुत तरीके से हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप देखिए ट्रॉपिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये कौन से होते हैं, बेसिकली इट इज़ अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। तो ऑप्शन D इज़ करेक्ट। अब जो ट्रॉपिज्म होते हैं वो बेसिकली 5 तरीके के हमारी बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहला होता है फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा कौन सा होता है हमारा, जियोट्रॉपिज्म, जो हमने अभी पिछले वीडियो क्वेश्चन में पढ़ा था। तीसरा कौन सा होता है हमारा, थिग्मोट्रॉपिज्म। चौथा थर्मोट्रॉपिज्म। पांचवा कीमोट्रॉपिज्म। छठवा हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो ये 5 तरीके के ट्रॉपिज्म हमारी बुक में दिए हुए हैं। तो ट्रॉपिज्म क्या होता है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है। अच्छा ये देखिए आप, अब जैसे ये देखिए फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमेशा कहाँ फेस कर लेते हैं, सन की तरफ फेस कर लेते हैं वो, जैसे ही वो ग्रो करते हैं। तो इस ट्रॉपिज्म को क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ड्यू टू लाइट। दूसरा देखिए कीमोट्रॉपिज्म। जब भी ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे, तो ओवरी से एक ट्यूब निकलती है, कहाँ तक, जहाँ पे भी स्टिग्मा पे
हमारा पॉलन ग्रेन चिपका रहता है। तो ये ओवरी को पता कैसे चलता है कि वहाँ तक ट्यूब निकालनी है जहाँ पे पॉलन ग्रेन है? उसको केमिकल्स के थ्रू पता चलता है। तो ये किस में आता है? कीमोट्रोपिज्म में आता है। अगला है थर्मोट्रोपिज्म, कि जो प्लांट्स हैं वो देखिए टेम्परेचर के समय इस तरह के हो जाते हैं और ठंडे टेम्परेचर के समय इस तरह के हो जाते हैं। अगला हाइड्रोट्रोपिज्म। सी देखिए, जो प्लांट है उसकी रूट्स नॉर्मल जा रही हैं, लेकिन कहीं पानी आ जाए तो रूट्स वहाँ पे बेंड हो जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। और लास्ट है जियोट्रोपिज्म, कि जो रूट्स हैं वो ग्रेविटी की तरह नीचे जाती हैं ग्राउंड की तरफ, और जो शूट्स हैं वो ऊपर जा रही होती हैं। तो नीचे वाले को पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोलते हैं, ऊपर जाने वाली चीज़ों को नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो ग्रेविटी से अगेंस्ट जा रही है, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वो ग्रेविटी के साथ जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। सी साइनेप्स कहाँ पे होता है? ये बेसिकली न्यूरॉन में होता है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। सी देखिए, रफली ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये देखिए पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। तो इस हिस्से को बोलते हैं हम बेसिकली डेंड्राइट, इस हिस्से को बोलते हैं हमारे बेसिकली एक्सॉन, और इस हिस्से को बोलते हैं नर्व एंडिंग। ये सेंटर पे जो है वो है हमारा न्यूक्लियस, और जो एक्सॉन है, एक्सॉन के एंड, कभी कभी जो नर्व एंडिंग है उसको एक्सॉन के एंडिंग भी बोलते हैं। और ये देखिए दूसरा न्यूरॉन है, यहाँ पे इसके क्या है? डेंड्राइट है। तो साइनेप्स का होता है, ये गैप है ना, ये साइनेप्स होता है। आपको दिख रहा होगा ये जो लाल रंग का मैं मार्क कर रहा हूँ, ये यहाँ पे जो होता है वो साइनेप्स होता है। ये गैप होता है बेसिकली दो न्यूरॉन के बीच में, जहाँ पे केमिकल सिग्नल भेज जाते हैं। बाकी पूरे न्यूरॉन में कैसे सिग्नल होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, लेकिन साइनेप्स पे क्या होते हैं? हमारे केमिकल सिग्नल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन डी देखिए, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो बिल्कुल सही है डी ऑप्शन, क्योंकि मैंने बताया था कि नर्व एंडिंग को थोड़े समय में एक्सोनल एंड भी बोल देते हैं। तो एक्सोनल एंड से कहाँ जा रहे होते हैं? डेंड्राइट पे, दूसरे न्यूरॉन के। तो उसके बीच जो गैप होता है वहीं पे साइनेप्स होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमने देखा कि डी हमारा करेक्ट है। देख सकते हो आप, मैंने बताया कि ये एक्सोनल एंड है, एक्सोनल की टिप्स हैं, और ये दूसरा न्यूरॉन है, इसके डेंड्राइट्स हैं। तो यहाँ पे साइनेप्स होता है। देखिए यहाँ पे अगेन न्यूरॉन का डेंड्राइट है, यहाँ जो आगे न्यूरॉन है उसका एक एंड है। तो ये क्या है? साइनेप्स है। और सिग्नल न्यूरॉन में ऐसे पास होते हैं, और ये बेसिकली होते क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती हैं बेसिकली ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। अभी हमने देखा था कि गैप बिटवीन टू न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? हम साइनेप्स बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑन अ पर्सन इफ द ग्लैंड शोन बिलो इज रिमूव्ड। हमको बेसिकली ग्लैंड दिया गया है, और अगर उसको रिमूव कर दिया जाएगा तो बताना है कि इनमें से क्या चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। तो देखिए, डियोडेनम किसका पार्ट होता है? डियोडेनम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या कनेक्ट होता है? जो कि एंडोक्राइन होता है। ये है बेसिकली पेनक्रियास, और पेनक्रियास किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए। तो अगर पेनक्रियास हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, द ब्लड शुगर लेवल्स इन द ब्लड आर डिस्टर्ब्ड। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो पेनक्रियाज होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो तुरंत हार्मोन को रिलीज करते हैं सिचुएशन देख के। यहाँ पे पेनक्रियास क्या रिलीज करता है? इंसुलिन रिलीज करता है, जो कि ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो एंजाइम्स को स्टोर करके रखते हैं कहीं। तो इनमें पेनक्रियास क्या रखता है? अमाइलेस, लाइपेस और ट्रिप्सिन। ये तीनों क्या है? बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असर्शन, आवर बॉडी मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल। दिस इज ट्रू, हमारी बॉडी ब्लड शुगर लेवल करके रखती है, बिकॉज जो रीजन दिया गया है, पेनक्रियास सेक्रेट इंसुलिन विच हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स इन दी बॉडी। अगेन इस इज ट्रू, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रीजन इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिकॉज ऑफ पेनक्रियाज ही हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। तो बेसिकली हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और ये चारों ब्रेन के पार्ट हैं, जैसे सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लिगेंटा, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस। तो देखें, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला है फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, और तीसरा कौन सा होता है? हमारा हाइंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के अंदर ही हमारा सेरिब्रम आता है। सेरिब्रम, आप ये जो देख रहे हैं सेरिब्रम, और ये जो सेरिब्रम ही है, ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है।
और ये बेसिकली 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, जो आपने देखा होगा अखरोट की तरह दिखते हैं। अब जो सेरिब्रम है वो हमारी थिंकिंग के लिए, हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, हमारी क्रिएटिविटी के लिए, हमारे रैशनल डिसीजंस के लिए हमारा सेरिब्रम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी मेमोरी के लिए। तो ये ऑप्शन तो सही है। अब दूसरा हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये हमारा किसका पार्ट होता है? मेडुला हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। और इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे रेस्पिरेशन, हार्ट को कंट्रोल करना, कार्डियक मसल्स को। साथ में हमारे कुछ रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है, जैसे वॉमिटिंग जब आ रही हो, स्नीजिंग जब आ रही हो, छींक आ रही हो, इन सबको कंट्रोल करता है। बट टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करता। टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम कंट्रोल करता है। तो दिस इज रॉन्ग। अगला हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम भी हमारे हाइंड ब्रेन में ही होता है। सेरिबेलम का मेन काम होता है हमारी बॉडी को बैलेंस करना। आप सीधे से चल पा रहे हो या किसी पेन को सीधे से चला पा रहे हो या फिर आप साइकिल चला पा रहे हो, ये सब कौन कर पाता है? सेरिबेलम कर पाता है। आप स्कूटर चला पा रहे हो, ये हमें बेसिकली इक्विलिब्रियम में रखता है। तो ऑप्शन सी भी सही है। और लास्ट ऑप्शन जो होता है हाइपोथैलेमस, ये किसका पार्ट है? ये बेसिकली मिड ब्रेन का पार्ट है। इसका मेन काम है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस ही हमारी बॉडी की हंगर को, थर्स्ट को कंट्रोल करता है। तो ये भी सही है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, कि मेडुला ऑब्लिंगेटा टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करता है। सी आप देख सकते हैं हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ये इसका साइड व्यू है। और ये जो अखरोट जैसा आपको शेप दिख रहा है, ये सेरिब्रम होता है। उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको क्रेनियम बोलते हैं, या इसको खोपड़ी या स्कल भी बोलते हैं। बीच में हमारा मिड ब्रेन होता है, जहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। फिर हमारे हाइंड ब्रेन के पार्ट कौन कौन से होते हैं? पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। ये जो आप ट्री जैसा शेप देख सकते हो, ये हमारा सेरिबेलम होता है। और ये सब चीज़ें कहाँ से कनेक्ट है? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती हैं। आपको कभी ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आएगा, बट जो भी उसके पार्ट्स होते हैं उसके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग अ बाइसिकल आर द एक्टिविटीज विच आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन। चूज द करेक्ट लोकेशन एंड नेम ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम द गिवन टेबल। हम जो भी गाड़ी चला सकते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम। अब कुछ लोग होते हैं सेरिबेलम और सेरिब्रम में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर इसका आंसर क्या है? सेरिबेलम है। सेरिब्रम जो होता है वो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है और वो हमें थिंकिंग में मदद करता है। जबकि सेरिबेलम क्या होता है? वो जो फूल जैसा शेप मैंने आपको दिखाया अभी, ट्री जैसा, वो वाला पार्ट होता है। और वो कहाँ पे होता है? हमारे हाइंड ब्रेन में होता है। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन सी, हाइंड ब्रेन, सेरिबेलम। ये 2023 में क्वेश्चन आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पार्ट इन विच गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी इज। हमको वो पार्ट बताना है जहाँ पे गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। सी, रिसेप्टर्स वो पार्ट होते हैं जो कि हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में होते हैं, जिनकी मदद से हम सेंस करते हैं। और ये सिग्नल कहाँ को भेजते हैं? ब्रेन को भेजते हैं। तो जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे होता है? हमारे टंग में होते हैं। और वो किस मदद करते हैं? हमें टेस्ट में मदद करते हैं। ईयर में कौन से होते हैं? फोनो रिसेप्टर्स, जो हमें सुनने में मदद करते हैं। स्किन में कौन से होते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स। टंग में कौन से होते हैं? अगेन हमने अभी बताया था गस्टेटरी। और नोज में कौन से होते हैं? हमारे ऑल्फैक्टरी। एक और बच गया है, जो लाइट, जो हमें आंखों को देखने में मदद करते हैं, वहाँ पे कौन से होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स। तो बेसिकली 5 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। सबसे पहला फोटो रिसेप्टर, जो कि लाइट हमारी आंखों को देखने में मदद करते हैं। दूसरा ऑल्फैक्टरी, जो हमें स्मेल करने में मदद करते हैं। तीसरा गस्टेटरी, जो टंग में होते हैं और हमें टेस्ट में मदद करते हैं। चौथा थर्मो, जो स्किन में होते हैं, जो हमें टच, हीट, कोल्ड महसूस करने में मदद करते हैं। पांचवा फोनो रिसेप्टर्स, जो कि कान में होते हैं और हमें सुनने में मदद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। तो हमको बताना है गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? हमारे बेसिकली टंग में होते हैं। अगला क्वेश्चन, इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकाइनिन। अब देखिए साइटोकाइनिन क्या है? बेसिकली एक प्लांट हार्मोन है। और ये किस तरह का प्लांट हार्मोन है? ग्रोथ प्रमोटर प्लांट हार्मोन है। अब बेसिकली प्लांट हार्मोन भी 2 तरह के होते हैं। पहला ग्रोथ प्रमोटर, जो कि ग्रोथ में मदद करते हैं, और दूसरा होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, जो कि ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं। ग्रोथ प्रमोटर में कौन कौन से होते हैं? बेसिकली हमारे ऑक्सिन, गिबरेलिन
और तीसरा साइटोकाइनिन। जबकि ग्रोथ इनहिबिटर में कौन कौन से होते हैं हमारे, सबसे पहला होता है इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। तो साइटोकाइनिन प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है, कैसे, सेल को डिवाइड करके। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर ए। और विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स का झड़ने को कौन मदद करता है, ये मदद करता है हमारा एब्सिसिक एसिड। सी क्या बोल रहा है, प्रमोट ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, ये काम कौन करता है, बेसिकली जिब्रेलिन करता है, जिब्रेलिन। और हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये भी जिब्रेलिन ही करता है। तो इसका आंसर क्या था, प्रमोटिंग सेल डिविजन्स। अब देखिए कुछ हार्मोन्स हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसे प्लांट हार्मोन्स। सबसे पहला ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, बेसिकली प्लांट को लंबे होने में मदद करता है, इलोंगेशन ऑफ प्लांट। और ये कैसे करता है, बेसिकली ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, प्लांट के अंदर बहुत सारे ऑक्सिन्स होते हैं, और जैसे ही सन वो ऑक्सिन्स के पास आता है तो ऑक्सिन सन से दूर भाग जाते हैं। सी देखिए यहाँ पे सन यहाँ पे है, तो सारे ऑक्सिन्स कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। अब जब ऑक्सिन सारे यहाँ पे आ गए तो ये क्या करेंगे, प्लांट को लंबा करेंगे। तो प्लांट यहाँ से लंबा हो जाएगा और जो प्लांट है वो सन की तरफ झुक जाएगा। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। और फोटोट्रॉपिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा था, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन्स रिस्पॉन्सिबल है। अगला है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन किस में काम करता है, स्टेम ग्रोथ में। जो स्टेम होती है उसकी ग्रोथ में मदद करता है। आप देख सकते हैं कि स्टेम को बढ़ा रहा है। साइटोकाइनिन देखा हमने कि सेल डिवीजन के लिए मदद करता है। अब होता है एब्सिसिक एसिड। ये किसके लिए काम करता है, विल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए। ये देखिए जैसे सपोज मान लीजिए ये लीफ है, ये एक समय बाद गिर जाएगी, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है। और इथाइलिन किस लिए होता है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट। जैसे मैंगो है, उसको आपने देखा होगा, मैंगो उसको हम क्या, अगर वो पके नहीं होते तो उसको ढक के रख देते हैं और गैस पास करा दें, फिर गैस निकलती है इथाइलिन गैस, उससे वो पक जाते हैं। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, रैपनिंग ऑफ फ्रूट। फ्रूट्स का पकना, और किस कारण होता है, इथाइलिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, सेंसरी नर्व ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल्स टू दी। तो इसका आंसर होगा स्पाइनल कॉर्ड। सी देखिए रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, हमारी बॉडी को तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, तो जो सारे सिग्नल होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, और फिर बाद में जब इवेंट हो जाता है, जब स्पाइनल कॉर्ड पूरे डिसीजन ले लेता है, तब जाके वो ब्रेन को बताता है। तो याद रखिएगा रिफ्लेक्स आर्क में कौन इंपॉर्टेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड। सी रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम आपको आना ही चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, बेसिकली एक बॉडी का ऑटोनोमस रिएक्शन होता है। मान लीजिए ये एक पैन है, पैन बहुत गर्म है और आपने गलती से उसको छू लिया। जैसे आपने छुआ, आपके जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो सेंसरी न्यूरॉन को बताएंगे, और सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को बताएगा। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, एक रिले न्यूरॉन्स होते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेगा कि जल्दी वहाँ से हाथ हटाओ, तो ये पहुँचाएगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर्स को, जो कि क्या है, यहाँ पे मसल्स हैं। तो मसल्स अपना तुरंत हाथ हटा लेंगे। तो यहाँ पे जो सिग्नल है ये ब्रेन तक ना जाते हुए स्पाइनल कॉर्ड ने उनका डिसीजन ले लिया। फिर बाद में इवेंट होने के बाद ब्रेन को बताया जाएगा, ताकि फ्यूचर में बचा जाया जा सके। इस पूरी चीज़ को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और इस पाथ को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। आई होप आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि एमसीक्यूज होंगे चैप्टर रिप्रोडक्शन के। हमने ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया और हर एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।